आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी मल्हार। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है स्वदेश। ये एक कविता है, इसका आज हम लोग प्रश्न और अभ्यास करने वाले हैं। पाठ से आइए अब हम कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो हम लोग चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे, इससे आपको ना कविता और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो क्या है ये देखते हैं। मेरी समझ से क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? नंबर 1, वह हृदय नहीं पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य क्या है? क्या होगा इसका आंसर? सामाजिकता से होगा, संवेदनहीनता से होगा, कठोरता से होगा या नैतिकता से होगा? इसमें क्या सही आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा संवेदनहीनता से होगा। तो इसका आंसर होगा ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? स्टार का चिन्ह बनाना है। तो आप ऐसे स्टार का चिन्ह बना सकते हैं। नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर होगा देश के प्रति प्रेम। तो यहाँ आपको स्टार का चिन्ह बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? इसको देखते हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए या देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए या देश के सभी प्राणियों के लिए? तो इसका आंसर होगा देश के समस्त नागरिकों के लिए। यहाँ पर आपको स्टार का चिन्ह बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? इसका क्या आंसर हो सकता है? जिसमें साहस की कमी है या जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है और जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है? तो इसमें होगा क्या? जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। तो इसके सामने आपको स्टार का चिन्ह बनाना होगा। ये ख क्या कहता है देखते हैं। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने होंगे। अपने उत्तरों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इस समय जो आपने स्टार लगाया, जो आपको सही लगा, इसका आंसर ये होगा। तो आपको क्या ऐसा लगा होगा? हो सकता है कोई आपका फ्रेंड जो होगा ये अलग ही इसका आंसर चुना होगा। तो आपने ऐसा आंसर क्यों चुना? तो उसको आप अपना कारण बताइए। तो पहला जो हम लोग आंसर चुने थे, पहला का संवेदनहीनता, तो उसका कारण ये हो सकता है कि हृदय जो है तो पत्थर तो नहीं बन सकता। पत्थर शब्द का भावनाओं का प्रतीक होता है, अर्थात मन में देश के प्रति प्रेम की भावना का न होना। तो इसका आंसर ये होगा। दूसरा क्या? देश के प्रति प्रेम हम लोग चूज किए थे, तो होगा कि हमने इसलिए चूज किया है कि पूरी कविता में देश प्रेम का भावना ही झलकती है। और तीसरा क्या है? हम है इसके राजा रानी का चयन इस कारण हुआ कि देश पर समस्त नागरिकों का अधिकार है। और फिर चौथा क्या था? जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं, उसका कारण यह था कि जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं होगा, कहने का मतलब क्या है? कवि के अनुसार जिस हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं है वह पत्थर अर्थात भावना रहित माना गया है, मतलब उसके अंदर संवेदना ही नहीं है। अब ये क्या कहता है? मिलकर करे मिलान, मतलब हमें इसे मिलाना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्ति नीचे स्तंभ 1 में दी गई है। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ में संदर्भ से मिलान कीजिए। तो ये स्तंभ 1 है, एक स्तंभ 2 है। तो इसमें जैसे एक स्तंभ 1 में लिख दिया है, इधर स्तंभ 2 में लिख दिया है इसका आंसर। तो स्तंभ 1 का जो आंसर है उसके सामने नहीं ऊपर नीचे है। तो आपको पढ़ के बताना होगा स्तंभ 1 का आंसर स्तंभ 2 में किस नंबर पर है। तो देखते हैं। नंबर 1 क्या है? जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इसका आंसर कहाँ होगा? जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वो किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका मैचिंग हमने ऐसे कर देना है। नंबर 2 क्या है? जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो इसका आंसर होगा जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करे और उत्साहित नहीं कर सकता उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। तो दूसरा का मैचिंग हम लोग 4 से कर देंगे। फिर 3 क्या है? जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया है दीवानी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है, तो इसका मैचिंग इससे कर देंगे। अब चौथा देखते हैं इसमें क्या कहता है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो इसका आंसर होगा जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसका मैचिंग इससे कर देंगे। तो इस पंक्तियों पर चर्चा, इसको पढ़ते हैं। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। वह क्या है, निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। तो इसका आंसर क्या होगा, इस पंक्ति में कवि जो है जीवन की सच्चाई के बारे में बताते हुए मृत्यु की निश्चितता को बताते कि मृत्यु तो निश्चित ही है, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, जो आया है इस पृथ्वी पर उसको जाना ही है। कवि कहते हैं कि निश्चित है कि एक दिन सभी को मरना है, जैसे दीप जलता है, परवाने उसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जीवन को व्यर्थ गंवाने के बजाय देश के लिए बलिदान देना अधिक सार्थक है। यदि मृत्यु निश्चित है तो क्यों न वह देश की सेवा के लिए हो। ख क्या है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका आंसर है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से आत्मबल, साहस और देशभक्ति की भावना का संदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति है, साधन है, आत्मविश्वास तो हमें किसी से, और आत्मविश्वास भी है, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने देश के लिए किसी के हृदय में प्रेम नहीं है तो ये हृदय नहीं पत्थर के समान है। कहने का तात्पर्य है कि उसके हृदय में देश के लिए भावनाएं नहीं है। ग क्या है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका आंसर होगा, कभी ऐसे हृदय को पत्थर जिसमें मानते हैं जिसमें कि देश के लिए भावनाएं नहीं है, जो देश के लिए प्रेम नहीं करता, जिसमें देश के लिए प्रेम भी नहीं है। अगर कोई मनुष्य देश के लिए भावुक नहीं हो सकता है तो उससे उसमें मानवता नहीं है, मतलब उसके अंदर मानवता वाली भावना नहीं है। सोच विचार के लिए कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क क्या है, हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, इस पंक्ति में हम का तात्पर्य भारतवासी से है। कवि ने राजा रानी कहकर इस बात को बताते हैं कि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है वह इतनी समृद्ध, गौरवशाली और ऐतिहासिक है कि हमें उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। हम उस देश के निवासी हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम इस धरती पर जन्म लिए हैं और इस धरती के हम राजा और रानी हैं। संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं, जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है। इसका आंसर है, संसार संग का अर्थ है समाज के साथ एक होकर चलना, लोगों के सुख दुख में साथ देना और सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करना। जो व्यक्ति समाज का साथ नहीं देता, सहयोग नहीं करता, उसका समाज से कोई संबंध नहीं रह जाता, वह अकेला और स्वार्थी बन जाता है और समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए उसका संसार में कोई स्थान नहीं रह जाता। गौ क्या है, उस पर है नहीं पसीजा, जो क्या है वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। इसका आंसर है, जो व्यक्ति अपने देश से जुड़ा नहीं है, जो अपने राष्ट्र की चिंता नहीं करता, उसके लिए यह जीवन व्यर्थ है। वह केवल पृथ्वी पर एक बोझ है, मतलब भार है, क्योंकि उसका जीवन देश और समाज के लिए उपयोगी नहीं है। पसीजा का अर्थ है द्रवित होना, मतलब पिघल जाना या उससे जुड़े रहना। अतः जो व्यक्ति देश की भावनाओं से द्रवित नहीं होता, तब नहीं पिघलता, उसके भाव देश के साथ नहीं जुड़ सकते, वह धरती पर केवल बोझ है। वह क्या है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। इसका आंसर है, देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से आत्मिक लगाव, देश की तरक्की के लिए काम करना, देश पर संकट आए तो उसे संकट से मुकाबला करना, तो उस संकट से मुकाबला करना, अपने देश की संस्कृति, मिट्टी, भाषा और लोगों का सम्मान करना। कविता में देश प्रेम का हृदय की भावना बताते हैं। कवि कहते हैं, जिस हृदय में देश प्रेम नहीं है वो पत्थर समान है, देश से प्रेम जीवन को सार्थक बनाता है।
यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। तो आह्वान क्या, गीत का मतलब क्या है, हमें जागृत करती है, हमें जगाती है, एक संदेश देती है, कहने का मतलब। तो क्या कह रहा है, इस रचना की अन्य विशेषताएं मतलब इस कविता की और क्या क्या विशेषताएं हैं उसे ढूंढना है और लिखना है। तो इसका आंसर होगा, यह रचना केवल भावनात्मक नहीं प्रेरणादायक है और देशभक्ति को दर्शाता है। पहला क्या है, कविता हृदय को छू लेने वाली है। दूसरा क्या है, कविता हमें साहस, बलिदान और देश प्रेम, समाज सेवा और लोगों को सम्मान करना सिखाती है। तीसरा क्या है, कविता में देश की मिट्टी, संस्कृति, विद्वानों का वर्णन, देश की गौरव का बोध करवाती है। चौथा क्या है, कविता की भाषा सरल एवं प्रभावशाली है। मान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। क क्या है, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। इसका आंसर है, देश के लिए कहा गया है, धरती से हमें अनगिनत पदार्थ, धरती हमें जो है सो अनगिनत पदार्थ प्रदान करती है। और क्या है, जिसकी मिट्टी में जो उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, उगे बढ़े हम सबके लिए कहा गया कि हम इस धरती पर पल बढ़कर बड़े हुए हैं। ग क्या है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा। इसका आंसर है, हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया होगा कि कवि का मानना है कि जिस हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं होता वह पत्थर के समान है। घ क्या है, कल्पना कीजिए कि वो पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है, इसका आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जब क्या क्या बातें करेगा, संकेत के तौर पर इसमें क्या दे दिया गया है, पत्थर जो है, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। तो एक संकेत दे दिया गया है, इसी कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को आगे बढ़ाना है, पत्थर के साथ आपसे क्या वार्तालाप हो रही है। तो हमने लिखा है इस प्रकार, पत्थर जो है सो क्या बोलता है, जब मैं नदी में जाती नदी की धारा मुझे बदलती भी थी, मतलब नदी की धारा जो है कभी दाएं ले जाती कभी बाएं ले जाती थी, क्योंकि नदी का धारा जो होता है सो सीधा नहीं होता है, वो हमेशा मुड़ते रहता है। तो पत्थर नदी के अंदर जाएगा तो उसका दिशा जो है सो जगह जो है सो चेंज हो जाता था। सो बात बता रहा है, मैं उसे क्या बता रही हूँ, तुम सही बोल रहे हो, नदी जो है सो बहुत चंचल होती है, वो किसी की नहीं सुनती। तो पत्थर क्या बोलता है, नदी की धारा मुझे लुढ़का कर कहीं दूर ले जाकर छोड़ देती है, मुझे कितनी ठोकरें खानी पड़ती है। मैं नदी को फिर क्या बोल रहा हूँ, तुम धैर्य और स्थिरता के प्रतीक हो, तुम सब सह लेते हो। पत्थर फिर क्या बोलता है, मुझे लुढ़कने का दर्द और घिसने का दर्द सब कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन जब मेरा आकार सुंदर हो जाता है तो खुशी भी होती है। लुढ़कने गुढ़कने से क्या होता है, पत्थर घिसता है ना, तो कोई कोई पत्थर का जो शेप सुंदर नहीं होता है तो पत्थर सुंदर भी हो जाता है। दर्द तो होता है लुढ़कने घिसने से, पत्थर बोल रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसका आकार ना सुंदर हो जाता है, तो इस वजह से पत्थर कभी कभी खुश भी हो जाता है। तो फिर मैं क्या बोलता हूँ उस पत्थर को, मुझे भी तुमसे सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें मजबूत और स्थिर बना रहना चाहिए। और मैं धन्यवाद पत्थर को करता हूँ, तुमसे बात करके अच्छा लगा। आप चाहिए तो इस कन्वर्सेशन को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण करने की आवश्यकता है और क्यों। तो इसका आंसर होगा, निम्नलिखित संसाधनों एवं वस्तुओं का संरक्षण देश के हित के लिए अनिवार्य है। पहला क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, हवा पानी एवं स्वच्छ वातावरण का होना आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ जीवन हेतु इसकी आवश्यकता है। दूसरा क्या, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खनिज पदार्थ, वन, धरती, ये हमारे जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं, इनका हमें दुरुपयोग से बचाना, इनको हमें दुरुपयोग से बचाना होगा। और फिर क्या है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें, स्मारक, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चे आदि हमारी संस्कृति और गौरव के प्रतीक है। हमारी पांडुलिपियां, ग्रंथ, कला और संगीत हमें अपनी परंपराओं और इतिहास से भी जोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सामाजिक और मानवीय संसाधन, शिक्षा और ज्ञान द्वारा नई पीढ़ी को शिक्षित करना यानी कि देश की उन्नति करना है। स्वास्थ्य और मानव शक्ति द्वारा ही राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं।
ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका लाभ उठा सके, पर्यावरण संतुलन और जीवन की निरंतरता बनी रहे, हमारी सांस्कृतिक पहचान और गौरव सुरक्षित रहे, आर्थिक विकास अस्थायी हो सके। अब ये क्या है? कविता की रचना। इस कविता को देखते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता बंधु जिसमें, हम है जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए, जैसे राजा रानी है, ठीक है, और दाना पानी है, ये दोनों को कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। क्या है? शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? तो इसका आंसर होगा दाना पानी और राजा रानी शब्दों के तुक मिलाने से कविता में लयबद्धता आई है और शब्द प्रभावी बने हैं। फिर ख क्या कहा जा रहा है? कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा कविता में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है प्रभावशाली के लिए। जैसे वह हृदय नहीं पत्थर है, मतलब कॉमा जो लगाना हो गया वो विराम चिन्ह ही होता है। तो इस प्रकार से कविता में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर कविता में क्या है और हैं का प्रयोग कुछ पंक्ति में पहले करके कविता के शब्दों को और भी सुंदर बनाया गया है। फिर तीसरा क्या है? कविता को 4 पंक्तियों के रूप में देकर अर्थपूर्ण भी बनाया गया है। फिर चौथा बात क्या है? कविता में का, के, की का योजक चिन्हों द्वारा कविता को और स्पष्ट और अर्थ देता है। आपकी कविता देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। तब कविता ये दे दिया है, 2 पंक्ति दे दिया गया है, इस कविता को आपको आगे बढ़ा के कविता को कंप्लीट करना है। तो ये कविता जो चैप्टर में दिया हुआ है वो कविता नहीं होना चाहिए, आपको खुद से बनाना है। तो क्या है? वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं वह जीवन ही क्या जीवन है, जिसमें वतन के लिए बलिदान नहीं। धरती गगन नदी और सागर सबका हम पर एहसान नहीं। संस्कृति भाषा ज्ञान धरोहर इनका करना सम्मान है। जो तन मन से रक्षा कर ले नहीं कहलाए वही कहलाए सच्चा इंसान। इस प्रकार हम कविता को आगे करते हैं। तो आपको भी जो इस तरह से और दूसरा कविता का कोई और पंक्ति मिल सकता है तो आप खुद से भी इस कविता को कंप्लीट करना है, आपको खुद से कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने जो सुनाया वो मैंने ही उस कविता को बनाया, आप चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं। भाषा की बात का मतलब क्या होता है? ग्रामर से संबंधित प्रश्न करना होता है, उसे बोलते हैं भाषा की बात। से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बनाइए। मतलब क्या कहा? स्वदेश से जुड़ा अपने समूह में कीजिए और इसमें जितना खाली है स्वदेश को और क्या क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं तो वो लिखना है। तो जैसे स्वदेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्वदेश को बोल सकते हैं, यहाँ हम इसमें देश लिख सकते हैं। स्वदेश का दूसरा नाम देश है। फिर यहाँ वतन भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ हम राष्ट्र भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या मातृभूमि भी लिख सकते हैं, देश को बोला जाता है ना मातृभूमि। फिर यहाँ हम स्वधरा भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ जन्मभूमि भी बोल सकते हैं। फिर इसमें हम स्वराष्ट्र भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ हम धरती माँ भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ हम भूमि भी बोल सकते हैं। तो स्वदेश को हम लोग इतने नामों से बोल सकते हैं। अब क्या करना है? इसमें ख में देखना है क्या करना है। ख क्या बोलता है? विराम चिन्हों को समझे, जो चल न सका संसार संग, जिसमें रसधार नहीं, इस सबके बीच में आप ध्यान से देखना। पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम है जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। इसमें क्या कहा जा रहा है? जो जो अंडरलाइन किया, जैसे संसार संग, रसधार में, दाना पानी में, माता पिता में, राजा रानी में, जाति उद्धार में। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या करना है, ठीक है।
कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इनमें से कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह जो लगा हुआ है बीच में छोटा सा, देख रहे हैं, इससे क्या बोला जाता है? इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए पूरा किया जाता है। योजक चिन्ह का क्या मतलब होता है? लगा देता है तो उसका संबंध बताता है, मतलब उससे संबंध को जोड़ा जाता है। तो वहां पर जो पहले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो क्या किया जाता है, उसका काकी का अगर उसमें यूज होता है तो वो हटा के हम इस प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं और शब्द को कंप्लीट कर लेते हैं, कहने का मतलब है। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द जुड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके, लिखिए। जैसे कि जो चल न सका संसार के संग, तो यहाँ योजक के चिन्ह की जगह पे हम यहाँ लगा दिया गया है के। अब इसमें क्या कह रहा है? बहती जिसमें रसधार नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? योजक चिन्ह लगा सकते हैं। योजक चिन्ह की जगह पे की, तो की लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बहती जिसमें रस की धार नहीं। फिर क्या है? पाया जिसमें दाना पानी, दाना में पानी भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। माता पिता बंधु जिसमें, माता का पिता बंधु जिसमें, तो इसमें माता का पिता कर सकते हैं, बंधु जिसमें, ठीक है। हम है जिसके राजा रानी, राजा की रानी, हम है जिसके राजा की रानी भी कर सकते हैं। यहाँ की लगा देंगे तो हो जाएगा, योजक चिन्ह हट जाएगा, की लगा देंगे तो हम है जिसके राजा की रानी। जिससे न जाति उद्धार हुआ, तो इसमें होगा जिससे न जाति उद्धार हुआ, क्या हो सकता है? जिससे न जाति का उद्धार हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार योजक चिन्ह हटा के काकी लगा के शब्द को आपको, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। अभी देखते हैं शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है कालदीप जलता हरदम। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में शब्द पहले आया है जिसके कारण कविता में लयात्मकता आई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी, जैसे कि जान एक दिन जाने को है, तो ये कविता जैसा नहीं होगा, मतलब गाना की तरह हम इसे नहीं गा सकते, उसमें लय नहीं है। कालदीप हरदम जलता है, तो मतलब ये सिंपल सा सेंटेंस लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? अब आप कविता में ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिसमें शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। तो वह हृदय नहीं पत्थर है, तो इसको शब्द के रूप में लिखेंगे तो कविता जैसे हो जाता है ना गाने में। अगर उसको साधारण सेंटेंस बना देंगे तो क्या हुआ? वह हृदय पत्थर है। दूसरा क्या हो सकता है? जिसके राजा रानी, तो ये कविता जैसे हो गया। फिर इसको साधारण शब्द की तरह बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जिसके राजा रानी है, ठीक है। फिर नवरत्न दिए हैं लासानी, तो हम लिख सकते हैं लासानी नवरत्न दिए हैं, मतलब सेंटेंस में बना दिए, कविता वाला बात नहीं रह जाएगी। जिस पर है दुनिया दीवानी, तो इस पर हम कर सकते हैं जिस पर दुनिया दीवानी है। फिर क्या है? उस पर है पसीजा जो, तो फिर हम लिख सकते हैं जो उस पर नहीं पसीजा है। फिर क्या नेक्स्ट कविता का पंक्ति हम ले सकते हैं, क्या है? वह भूखा भार नहीं, तो हम लिख सकते हैं क्या? वह भूखा भार नहीं है। तो ये सेंटेंस हो गया। और ऊपर वाला जो कविता है, तो कुछ कविता की पंक्ति को अगर हम लिखे तो साधारण उसको सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो कविता के रूप में नहीं होगा। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के संदर्भ में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, ये है और ये है का कहा जा रहा है कि प्रयोग किया गया है। कविता के पहले भी किया गया है, कविता के अंत में भी किया गया है सेंटेंस के। तो अपने साथियों के साथ बैठना है और इसके बारे में, इस कविता की पंक्तियों के बारे में आपको चर्चा करना है। तो इसका आंसर होगा कविता इन पंक्तियों में है और है का प्रयोग करके वाक्य को प्रारंभ करने से पहले वाक्य को प्रभावी बनाया गया है। सेंटेंस और सुंदर लगता है, मतलब कविता पढ़ने लायक कविता बन जाता है इससे। और इसे हम साधारण सेंटेंस में लिखेंगे तो ये पद्य नहीं बन के गद्य बन जाएगा। क्या कहा जा रहा है? समानार्थित शब्द। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों में इन्हें समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को
लिखिए। मतलब भू को क्या बोलते हैं, दीप को और क्या बोल सकते हैं, तलवार को और क्या बोल सकते हैं, दुनिया, पत्थर, ये सब। तो इसमें दिया हुआ है, सबके बारे में समानार्थी शब्द दिया गया है, तो आपको उठा के इसमें से भरना है। तो जैसे भू का मतलब क्या हो गया, धरती। तो धरती को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसमें पृथ्वी लिख सकते हैं और धरा लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी, और इसमें धरा लिख सकते हैं। ऐसे ही दीप को हम क्या बोलते हैं, दीप को इसमें हमें खोजना है। दीपक बोल सकते हैं, प्रदीप बोल सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं दीपक और प्रदीप, सॉरी प्रदीप। और ये हृदय है, तो हृदय को क्या बोल सकते हैं, दिल बोल सकते हैं। तो इसमें खोजेंगे दिल कहाँ है, और दूसरा क्या, जी। तो ये दिल और जी इसमें लिख सकते हैं हृदय में। समानार्थी है, मतलब इसका दूसरा नाम है। तलवार को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो तलवार को हम लोग बोल सकते हैं अशी बोल सकते हैं और कृपान बोल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कृपान कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, और अशी कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है। तो हम लिख सकते हैं इसको देख के, इसमें अशी और इसमें कृपान। दुनिया को और क्या कह सकते हैं, तो दुनिया का बहुत नाम है, पृथ्वी भी कह सकते हैं और जग भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी और जग। पत्थर को क्या बोलते हैं, पाषाण बोल सकते हैं और पाहन बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें देखना है, ये पाहन है और ये पाषाण है। पाहन, सॉरी, पाहन और पाषाण। तो इस प्रकार हमने समानार्थी इसके समान शब्द चूज करके इसमें भर दिया है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्या है, कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो, तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों। मतलब ऐसे तो स्वदेश है, लेकिन कभी कभी कवि लोग क्या होते हैं, कविता की पंक्ति को देखे उस कविता का शीर्षक डाल देते हैं। तो आपको डालना होता तो आप क्या डालते, मुझे डालना होता तो मैं यही डालता कि वह हृदय नहीं है पत्थर है, करके मैं इस कविता का शीर्षक डाल देता है। पाठ से आगे ये आपको स्वयं करना है। तो इस प्रकार ये इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसको पढ़ूंगी, प्रश्न को पढ़ूंगी और उसका उत्तर आपको बताती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। क्या है, नंबर 1, सब कुछ है अपने हाथों में, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है, यह पंक्ति आत्मविश्वास और कर्म के प्रति प्रेरित करती है कि हमें अपनी शक्ति और प्रयास से देश की रक्षा और उन्नति कर सकते हैं। प्रश्न 2 क्या है, कवि ने साहस को क्यों आवश्यक बताया है। तो इसका आंसर होगा, कवि ने साहस को जीवन में आवश्यक माना है क्योंकि बिना साहस के व्यक्ति समाज या देश के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। साहस के बिना किसी प्रकार की भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। नंबर 3 प्रश्न क्या है, कविता में मिट्टी का क्या महत्व है। तो आंसर है, मिट्टी वही है जिसमें हम जन्मे पले बढ़े, जिसमें भोजन और जीवन मिला, जिससे हमें, यह हमारी मातृभूमि है जिसके प्रति प्रेम और कर्तव्य भाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कवि के अनुसार किसके पास कुछ सार नहीं होता। तो आंसर है, जो देश स्वदेश से प्रेम नहीं करता उसके पास जीवन का कोई सार नहीं, मतलब कोई महत्व नहीं होता, यानी कि महत्व ही नहीं है उनके जीवन का। फिर नेक्स्ट प्रश्न 5 क्या है, कालदीप किसका प्रतीक है। तो इसका आंसर है, मृत्यु या अंत का प्रतीक है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे एक बार स्वयं लिखने का कोशिश कीजिएगा, इस प्रश्न को और इसके उत्तर को। तो इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।